रुकना नहीं है, थकना नहीं है, शुरू कर दो एकदम। हेलो 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 हेलो। लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट हो गया है। लेक्चर स्टार्ट हो गया, लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट हो गया है। हेलो 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 हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। हाँ, थोड़ी सी तकनीकी खराबी के कारण थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है इतना यार। अब मान लो तुम कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अब कभी बाहरी कारणों से कुछ तकलीफ होती है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए फाइनली शुरू करते हैं। फाइनली शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। और आज लेक्चर नंबर 7 में जो हमारा गोल है वो है रोलिंग मोशन। वो क्या है? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन हम लोग पढ़ेंगे। रोलिंग मोशन। अब बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर रोलिंग मोशन तो सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नीट के सिलेबस में नहीं था, जेई मेन के भी सिलेबस में नहीं था। तो नीट में तो सवाल नहीं आया, लेकिन जेई मेन में इससे एक सवाल पूछ लिया था। एक नहीं, दो तीन पूछ लिए थे, क्योंकि जेई मेन के शिफ्ट कई सारे होते हैं। तो सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी सवाल आया था। लेकिन वो जेई मेन के भी जो सवाल थे ना, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सवाल थे। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सवाल थे। सर एकदम इजी वाला सवाल पूछ लिया था क्या? हाँ, एकदम इजी वाला सवाल पूछ लिया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो क्या किया जाए? तो रोलिंग मोशन को बेसिक से पढ़ लिया जाए, है ना। बेसिक से पढ़ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, इसको बेसिक से पढ़ लिया जाए, है ना। बेसिक से थोड़ा सा पढ़ लेते। बिल्कुल बहुत हार्ड लेवल के सवाल नहीं करेंगे, बहुत हार्ड लेवल के सवाल नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा सा जो नॉर्मल नीट के लेवल पे इसको पढ़ेंगे, है ना। समझ, तो जैसे क्लास में हम लोग थोड़ा नीट के लेवल के ऊपर भी जाते हैं, जेई मेन के लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि नीट के लेवल पे ही रहेंगे। समझ गए क्या? नीट के लेवल पे ही रहेंगे। चलिए एक सवाल करिए सबसे पहले। ये एक रॉड है। रॉड को यहां से मैंने हिंज किया है, और इसको यहां से क्या कर रहा हूं मैं? रिलीज कर रहा हूं। जहां पे रॉड का मास है m और लेंथ है l। तो बताओ, ये जब रॉड ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। उस इंस्टेंट पे इसकी ओमेगा क्या होगी? ऐसे है ना भाई, ऐसे है रॉड, देखो ऐसे है रॉड। हाँ सर, रॉड ऐसे है। ऐसे रॉड को मैंने छोड़ दिया, तो ऐसे घूमते 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 यहाँ आ गया। देखो यहाँ से छोड़ा रॉड को, देखो यहाँ से रॉड को छोड़ा, ये अपने आप देखो यहाँ आ गया। तो जब इस रॉड को यहाँ से रिलीज किया, तो भागते भागते जब यहाँ पहुंचा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे एंगुलर स्पीड क्या होगी? सर ऐसा ही सवाल हमने किया था, लेकिन तब किया था जब रॉड को हॉरिजॉन्टल पे लाके छोड़ा था। यस, सही पकड़े हैं भाई एकदम। तो इसको मैं रेफरेंस लाइन अगर मान लू, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो एज्यूम कर लू। क्या एज्यूम कर लू? जीरो एज्यूम कर लू पोटेंशियल एनर्जी। और सीओएमई लगा दू। क्या होता है सीओमी? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। इनिशियल सिचुएशन क्या है? ये जहां से हम इसको रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करते समय उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? जीरो होगी सर। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की फाइनल वैल्यू। इनिशियल काइनेटिक ने जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एल बाई टू। क्यों भाई एल बाई टू? क्यों भाई एल बाई टू? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे पाया जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे पाया जाएगा। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम जी एल बाई टू। क्यों? कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे सेंटर ऑफ मास मान के लिखेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? वॉइस लो अगर है तो बेटा लो ही पे पढ़िए, है ना। थोड़ा ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, कोई भी स्पैम नहीं करेगा। लो है तो लो पे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप इधर ले जाइए, तो एम जी एल बाई टू माइनस एम जी एल बाई टू आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा एम जी एल बराबर हाफ आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई थ्री, क्योंकि रॉड एंड के अबाउट ही तो घूम रहा है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां से फाइंड दिस ओमेगा, ये कर लेंगे आप। फाइंड दिस ओमेगा, ये कर लेंगे आप। एक सवाल और देखिए, इसमें ये भी सवाल, और ये कोई खास बात नहीं है, मैं बस आपको हिंट देके समझाऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको यहां से हम रिलीज करते हैं, मान लीजिए रिलीज करते हैं, तो इसकी एंगुलर स्पीड तब बताइए जब ये थीटा एंगल घूम चुका होगा, उसी समय इसका एंगुलर स्पीड बताइए। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बहुत आसान है। ये कोई रॉकेट साइंस है या बहुत इजी है? सर बहुत इजी, आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, आराम से बताइए जरा, कैसे होगा? तो सर यहां पे हम रिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी फिर से जीरो मान लेंगे, और लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल बाई टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां से एग्जैक्टली एल बाई टू डिस्टेंस पे।
इस केस में भी सेंटर ऑफ मास L/2 पर है सेंटर ऑफ मास L/2 पे है, लेकिन इस सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल कंपोनेंट से हम पोटेंशियल लिखे। देखो ये सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, तो L/2 का कॉस कंपोनेंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस mg/L sin थीटा बाई 2। ये वर्क एनर्जी पावर से लेकर के हर जगह पढ़ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो लिख दीजिए चमका सर, अगर आपको समझ में आ गया तो लिख दीजिए चमका। ये वाला इधर ले आइए तो ये हो जाएगा mg/L/2 कॉमन में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो लिखना है, और पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं बताइए। हमें क्या करना है, इस रेफरेंस से हाइट देखना है सेंटर ऑफ मास का। जब ये वर्टिकल था तो हाइट L/2 पे था, लेकिन जब ये सेंटर ऑफ मास यहां है तो इसकी हाइट कितनी होगी, तो L/2 का कंपोनेंट L/2 साइन थीटा। चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, बहुत आसान है। अब सॉल्व फॉर ओमेगा, सॉल्व फॉर ओमेगा आप कर लेंगे इसको बेटा, कर लेंगे, कोई बात दिक्कत है तो बताइए। कॉस आएगा क्योंकि वर्टिकल हमें हाइट लेना है, और वर्टिकल हाइट लेंगे तो ठीक साइन लिख दिया क्या मैंने, ओरे बाप रे बाप रे बाप, जल्दी जल्दी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, माफ करना बेटा, माफ करना चुनमुनिया, है ना, नाराज मत होना। मम्मी को समझा देना कि जल्दी जल्दी में हो गई है, जाए दो, जल्दी जल्दी में हो गई है, जाए दो, छोड़ दो। मम्मी को समझा देना, मत भागना बेटा चुनमुनिया, है बेटा चुनमुनिया। हाँ सही हो, कॉस होगा, यस भाई, कंसेप्ट तो सही बताया। और मैं बोल भी रहा हूं कि वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल में थीटा है चुनमुनिया रे, ऐसे मत करना बेटा। मम्मी को मत दिखाना कि देख रे, ए मास्टर बा गलत कर दे रे, मम्मी के देख गे, मम्मी गे, ए मम्मी गे, मम्मी देखना मास्टर साइन लिख दे रहा, कॉस होता ही बेटा। यही मास्टर सिखाया था ना कि कॉस कब आएगा साइन कब आएगा, एकदम धीरे धीरे। भूल गई वो दिन, बेवफा चुनमुनिया, चुनमुनिया बेवफा है। चुनमुनिया बेवफा है। मम्मी ये देखिए, ये एक रॉड है, देखिए ध्यान से, रॉड है, रॉड ऐसे हिंज है सर, ये वर्टिकली है पहले, हाँ, इसको मैं यहां से छोड़ दूंगा तो कहीं जाएगा क्या, अगर वर्टिकल यहां से लटका के ऐसे छोड़ दोगे तो कहीं नहीं जाएगा। ऊपर से तो उसको स्कोप होता है कि हल्का सा भी हिला तो ऐसे गिर जाएगा, लेकिन जब नीचे ये तो कहीं नहीं जाएगा। नीचे ये तो कहीं नहीं जाएगा। ये सर बात तो सही है, बात तो सही है ना। चलिए देखिए, तो ऐसा है कि रॉड वर्टिकली है। अब इसको मैं ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड दे रहा हूं, तो गिवन एंगुलर स्पीड कितना दूं, वुड शुड बी गिवन एंगुलर स्पीड, गिवन एंगुलर स्पीड so that rod becomes horizontal, rod becomes horizontal, so that rod becomes horizontal, so that rod becomes horizontal, ताकि रॉड क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो जाए। सो दैट रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे ऐसे चल के रॉड जो है ना, सो दैट रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, रॉड ऐसे हो जाए। अरे ये वाला सवाल ऐसे, जैसे ये ऐसे लटका हुआ है, देखो ऐसे लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, ऐसे ऐसे लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, मैं इसको हल्का सा थपड़िया दिया ऐसे ऐसे, देखो वापस आ गया यहाँ से, तो कितना मिनिमम थपड़ियाओं कि ऐसे सीधा हो जाए, देख ना ऐसे है, ओए ना गलो, देखो आ गलो, यहाँ तक आ गलो, बस इतना करना है। तो सर इसको भी तो सीओएमई से करेंगे, हाँ ये सब सवाल सीओएमई से होते हैं, और जितने मैंने सवाल कर दिए उससे ज्यादा सवाल कहीं बने ही नहीं है। तो इतना कर लिया, अहो मोक्षम गच्छामि, अहो मोक्षम गच्छामि, अहो मोक्षम गच्छामि। हाँ अगर आपने इतना कर लिया तो अहो मोक्षम गच्छामि, चुनमुनिया बेवफा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपने दिया है हाफ आई ओमेगा गिवन का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस mgl/2, क्योंकि आप यहां पे रेफरेंस मान लेती है। तो अगर आपने यहां पे रेफरेंस माना, सेंटर ऑफ मास पर सारा मास मान के रेफरेंस से नीचे है, इसलिए माइनस mgl/2, माइनस mgl/2। हाँ सर, बराबर काइनेटिक कितना, जीरो, पोटेंशियल कितना, जीरो। सर दोनों जीरो क्यों, क्योंकि जस्ट यहां पे हमें पहुंचाना है, तो यहां पे पहुंच के एंगुलर स्पीड जीरो भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, जस्ट यहां पे पहुंचाना है, मतलब वहां पे पहुंच के रुक भी जाए तो चलेगा, ठीक है, और पोटेंशियल नहीं जीरो। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, ओमेगा गिवन का होल स्क्वायर बराबर, देख 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस mgl, ऊपर उधर जाके हो जाएगा mgl/i का स्क्वायर हटा दोगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो ओमेगा गिवन इज रूट अंडर
mg/L/I, आई की वैल्यू रख दो 1/3 ml², बस आंसर आ गया। सर ये तो वही आंसर आ गया, ये तो वही आंसर आ गया जब हमने हॉरिजॉन्टल से छोड़ा था तो वर्टिकल पे आके जो स्पीड आई थी। तो सवाल भी तो उल्टा है, तो आंसर भी वही आएगा। यहां से छोड़ा रेस्ट में, तो यहाँ कितनी स्पीड होगी, यहाँ कितनी स्पीड दो कि यहाँ जाके रुक जाए। सेम तो बात है यार। अरे यार, अरे यार, सेम तो। अरे हम आई गए, भात देना। देख, तो ये आपका रॉड है जिसका लेंथ है बेटा, लेंथ है 2L, और ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, हाँ, इसका लेंथ है 2L। तो यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगा आपका L O। देखो यहां से यहां तक आपका लेंथ हो जाएगा L, और यहां से यहां तक आपका लेंथ हो जाएगा L। मतलब इसकी लेंथ सेंटर ऑफ मास से ऊपर L, नीचे L, तो टोटल लेंथ कितना सर? टोटल लेंथ 2L। टोटल लेंथ कितना? तो टोटल लेंथ 2L, सिंपल है, टोटल लेंथ 2L। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, टोटल लेंथ 2L, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल लेंथ 2L, टोटल लेंथ 2L, टोटल लेंथ कितना बनेगा? 2L। टोटल लेंथ कितना बनेगा? 2L। चलिए, टोटल लेंथ कितना है? 2L, ठीक है। और ये ना प्योर रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन में सर माने, सर माने की प्योर ट्रांसलेशनल मोशन माने, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन माने कि रॉड का हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से चल रहा है, चाहे आगे चलेगा या पीछे चलेगा या कहीं भी चलेगा, रॉड का हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से चल रहा है, इसको कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। फिर से एक रॉड बनाया मैंने, फिर से एक रॉड बनाया मैंने, और आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आराम से पहचानिए इसको। ये जो पूरा रॉड है, ये जो पूरा रॉड है, इस रॉड का ये सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। आप इसको बोलेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन में बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है, बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है ना? फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब ये जो है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमेगा। तो ऐसे घूमेगा तो हर पॉइंट की एंगुलर स्पीड सेम होगी। हाँ, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट। यहाँ पे विल वी इज सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, ऑल पॉइंट का v सेम होगा, ऑल पॉइंट का v सेम होगा, ऑल पॉइंट का ओमेगा सेम होगा। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये इसका पॉइंट ये फिक्स रहेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है तो ये फिक्स रहेगा, और पूरी बॉडी ऐसे ऐसे घूमेगी, पूरी बॉडी ऐसे घूमेगी। तो सारे पॉइंट का एंगुलर स्पीड सेम है, तो ओमेगा से घूम रहा है। क्या ओमेगा से घूमने के साथ साथ किसी भी पॉइंट का हम टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाले तो निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, निकाल सकते हैं। अच्छा, रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन बॉडी का एक ऐसा मोशन होता है जो फिक्स पॉइंट के अबाउट अलग अलग पार्टिकल अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। हाँ सर, तो ये जो पार्टिकल है कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमेगा? सर ये वाला जो पॉइंट है उसका रेडियस हो जाएगा L के बराबर। तो यहां पे अगर इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालोगे तो L ओमेगा आएगा। पता है यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना आएगा? L/2 ओमेगा, अगर ये आधे लेंथ पर है L/2 पे है तो। अच्छा, यहां पे तो देखो ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे आगे चल रहा, और ये इसका नीचे वाला पोर्शन पीछे घसक रहा, देखो ऐसे है, इस फिक्स पॉइंट का आउट ऐसे चला, तो ये पॉइंट आगे चला तो ये पिछवाड़े में गया, ये पीछे घसका है, तो ये हो जाएगा L ओमेगा। देखो ये हो जाएगा L ओमेगा। इसका मिड में कहीं देखोगे तो ये V बराबर हो जाएगा L ओमेगा/2। मतलब जितना नीचे आते जाओगे, अगर मैं थोड़ा रफ बना के दिखाऊं कि ये फिक्स है, तो ये वाला पार्टिकल इस पे सर्कल पे चल रहा है, ये इस सर्कल पे चल रहा है, ये इस सर्कल पे चल रहा है, तो जो जितना बड़े सर्कल पे चलेगा क्या उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी? हाँ, और सबकी ओमेगा सेम होगा, क्योंकि रॉड मान लो यहां पहुंचा तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल है, उतना ही एंगल है, सबका ओमेगा सेम है। लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा होगी, इसकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा होगी, सेंटर से जितना पास उतनी स्पीड कम, इसकी कम, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा। चमक गया क्या? बता दीजिए सर। चम चम चमका, एकदम चमक रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा सिखा है। सिंपल है, रॉड ऐसे है और ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो बहुत आसान बात है ये तो। हाँ,
कल तक जितना मैंने पढ़ा दिया ना बेटा, वही टेस्ट के सिलेबस में आएगा। कल तक जितना पढ़ा दिया है ना, कल तक जितना पढ़ा दिया वही टेस्ट के सिलेबस में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अगर मैं ये दोनों मोशन को एक साथ चिपका दूं तो क्या दिखेगा? इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करके जो मोशन बनता है उसी को तो रोलिंग मोशन कहते हैं। रोलिंग मोशन इज नथिंग बस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। मतलब जैसे v से चल रहा था तो वो चलता रहेगा। मतलब सर आप कह रहे हो कि इसकी वेलोसिटी v थी, इसकी वेलोसिटी v थी, इसकी वेलोसिटी v थी, इसकी वेलोसिटी v थी, प्योर ट्रांसलेशन की वजह से वो तो एज इट इज रहेगा। हाँ, और रोटेशन वाला वेलोसिटी एज इट इज इस पे चिपका दो। मतलब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब ओमेगा से घूम भी रहा है, अब ओमेगा से घूम भी रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम भी रहा है और चल भी रहा है। हाँ, तो चलते हुए घूम रहा है, हाँ घूमते हुए चल रहा है, हाँ एक ही बात है, घूमते हुए चल रहा है। जैसे आगे जाएगा तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो वेलोसिटी v आई है वो ट्रांसलेशन वाले पार्ट की वजह से लिखा है, और सारे पार्ट में एक्स्ट्रा एंगुलर स्पीड ऐड हो गया। तो एंगुलर स्पीड की वजह से अगर इसका टेंजेंशियल स्पीड में देखो तो ये क्या होगा? ये होगा एल ओमेगा बा एल ओमेगा होगा। जैसे v बराबर ओमेगा होता है ना, तो यहां सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है बेटा? एल पे, तो ये v बराबर एल ओमेगा और ऐड हो जाएगा। तो इसकी नेट वेलोसिटी अगर आप देखोगे, नेट वेलोसिटी देखोगे तो होगा v प्लस एल ओमेगा। बताओ हाँ कि ना? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ऐड हो गया। और घूम कैसे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vl/2। तो नेट वेलोसिटी इसकी आएगी, नेट वेलोसिटी इसकी आएगी, नेट वेलोसिटी इसकी आएगी v प्लस एल ओमेगा बाई 2। सॉरी ये ओमेगा है। v बराबर टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो ओमेगा से घूम रहा है, उसके वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो नेट वेलोसिटी आप देखोगे, नेट वेलोसिटी देखोगे तो ये v ही रहेगा। यहां पे पीछे की तरफ आएगा एल ओमेगा बाई 2, तो इसका नेट वेलोसिटी देखोगे, नेट वेलोसिटी देखोगे तो v माइनस एल ओमेगा बाई 2 आएगा। इसका पीछे की तरफ आएगा एल ओमेगा, तो इसकी नेट वेलोसिटी देखोगे तो आएगा v माइनस एल ओमेगा। अब एक बहुत खूबसूरत चीज देखिएगा, रोटेशन की वजह से सारे पॉइंट की वेलोसिटी चेंज हुई, रोटेशन की वजह से सारे पॉइंट की वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कौन सा पॉइंट है? एक ऐसा पॉइंट है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कौन सा पॉइंट है? एक ऐसा पॉइंट है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कौन सा पॉइंट है? रोटेशन की वजह से जब प्योर ट्रांसलेशन में सबकी वेलोसिटी v थी, उसके साथ रोटेशन जब मैंने चिपकाया तो रोटेशनल मोशन का इफेक्ट कौन से पॉइंट पे बिल्कुल नहीं पड़ा? कौन से पॉइंट पे रोटेशन का इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ा? सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहा था, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहा था। इसीलिए 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 इस पर रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। कि रोटेशन का फर्क किसी भी पॉइंट पे उतना ही ज्यादा पड़ता है जो सेंटर से जितना ज्यादा दूर होता है और जितने बड़े रेडियस में घूमता है। आपको बहुत सब कुछ समझ में आ गया भाई? आपको क्या नहीं आया? अगर आप ये समझ गए तो आपको क्या नहीं आया? सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब ये घूम रहा था तो इसकी वेलोसिटी तो 0 थी, टेंजेंशियल वाली। इसकी वेलोसिटी कितनी थी सर? एल ओमेगा बाई 2। इतनी इसकी कितनी थी? एल ओमेगा, क्योंकि सेंटर से जितना दूर है। अच्छा, जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जब ऐसे घूमेगा तो ये आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ, इसकी पीछे की तरफ। जब यहां होगा तो इसकी नीचे की तरफ, इसकी ऊपर की तरफ। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज चले तो अभी देखो ऐसे है, ऐसे घूमा तो ये इसकी आगे, इसकी पीछे, तो अपर हाफ का वेलोसिटी आगे, लोअर हाफ का पीछे, और ट्रांसलेशन की वजह से सबका सेम। तो यही तो है रोलिंग मोशन। हो गया। कहते हैं रोलिंग मोशन नहीं समझ आया, अबे डैश रोलिंग मोशन की, डैश है रोलिंग मोशन की। क्या रोलिंग मोशन क्या है? तो लेकिन ये तो ओमेगा था ना, ये कहां से? अबे जब ओमेगा से घूम रहा है, देख ऐसे घूम ही रहा है, ऐसे घूम रहा है, जब ऐसे घूम रहा है, घूम 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 रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी घूमने की वजह से तो लिख ही सकते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी घूमने की वजह से तो लिख ही सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज में ये आगे जाएगा तो ये पिछवाड़े में जाएगा, अगुआ जाएगा, पछुआ जाएगा, अगुआ पछुआ। देखो ये अगुआ तो ये पछुआ, अगुआ पछुआ। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पछुआ तो ये अगुआ। ऐसे देखो, ऐसे देखो, है ओमेगा ही एंगुलर स्पीड सबका से। ओमेगा की वजह से टेंजेंशियल स्पीड तो लिख ही सकते हैं ना बस। अब ये गोल ऑब्जेक्ट में देखेंगे, गोल ऑब्जेक्ट में देखते हैं। चलो गोल ऑब्जेक्ट में यही चीज मैंने रॉड में एक्स्ट्रा पढ़ाया तुम्हें, रॉड में कहीं किसी किताबों में नहीं होता, लेकिन आपको विजुअलाइज हो जाए चीजें बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्योर ट्रांसलेशन, सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम,
ठीक है। प्योर रोटेशन, सारे पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा सेम अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, सबकी टेंजेंशियल स्पीड निकाल सकते हैं रोटेशन की वजह से। दोनों ऐड कर दिया तो सबका भी किसके वजह से आया? ट्रांसलेशन 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 ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहता है कोई भेदभाव नहीं, सबको सेम वेलोसिटी दूंगा, सब पॉइंट को सेम वेलोसिटी दूंगा, सब पॉइंट को सेम वेलोसिटी दूंगा। कौन कहता है? ट्रांसलेशन। और रोटेशन कहता है कि जितना सेंटर से पास होगा उतना कम, जितना सेंटर से दूर होगा उतना ज्यादा। अब गोल ऑब्जेक्ट में देखिए भाई, चलिए सर गोल ऑब्जेक्ट में देख लेंगे ना तो हमको तसल्ली मिलेगा थोड़ा। आइए गोल ऑब्जेक्ट में देखिए प्लीज, गोल ऑब्जेक्ट में देखना चाहते हैं, देखिए गोल ऑब्जेक्ट में देखना चाहते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो क्या मतलब होता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का? सर प्योर ट्रांसलेशन का मोशन का मतलब होता है सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी एकदम सेम होगा, सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम होगा। मतलब इसकी वेलोसिटी पूछू v, 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 एक पॉइंट यहां पे बीच में मान लूंगा, बताओ v। ये कहता है सबको वेलोसिटी सेम दूंगा, चाहे वो कॉर्नर पे हो, एज पे हो, सबको वेलोसिटी सेम दूंगा। ये कितने वेलोसिटी से आगे चल रहा है? v से। ये कितने से? 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 v से। सबकी वेलोसिटी लीनियर सेम होगी। ऑल पर सेम पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान हो गया सर। हाँ तो किसने बोला था मुश्किल होता है? तो सबकी वेलोसिटी सेम रख देंगे आगे की तरफ, हाँ ससरेगा, सब एकदम सेम वेलोसिटी से ससरेगा, सेम वेलोसिटी से ससरेगा। अब मैं कहूं कि ये कहीं नहीं जा रहा है, सेंटर ऑफ मास इसका फिक्स्ड है। सर सेंटर ऑफ मास रुक गया, हाँ, और इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। प्योर रोलिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्योर रोलिंग अबाउट COM। तो बोलोगे कि ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट, सेम फॉर ऑल पॉइंट। अब देखिए सेम फॉर ऑल पॉइंट, अब देखिए ये सिर्फ ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। अभी मैं सुबह सुबह उठ के 5 मिनट का समय मिला था, कार्टून का बढ़िया गोल ऑब्जेक्ट बनाया था जिसको मैं तुम्हें घुमा के दिखाता, लेकिन अफसोस वो छोड़ के आना पड़ा मुझे। लेकिन आई हैव so many things which I will tell, but I will make you learn. See here, this is the goal object and rotating about this omega। किसी भी इंस्टेंट पे इसका रोक के तुम फोटो खींचो, अब भाई की बॉडी बनेगी। कौन है? ऐ जुनमुनिया बता दे माई के कि मास्टर बॉडी बना बता, है जुनमुनिया बता दे माई के मास्टर बॉडी बना बता। देख इस पॉइंट के अबाउट देखो ऐसे घूमेगा, ये है प्योर रोटेशन। देखो कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, इसको ध्यान से गौर से देखो, कहीं नहीं जा रहा, देखो कहीं नहीं जा रहा, देख कहीं नहीं जा रहा, देखो देखो कहीं नहीं जा रहा। प्योर रोटेशन है क्या? देखो प्योर रोटेशन है क्या? देखो प्योर रोटेशन है क्या? देखो देखो प्योर रोटेशन है क्या? अब इसमें समझो, इसमें समझो कि किसी भी इंस्टेंट पे ये जितने भी पॉइंट हैं, यहां यहां यहां, सबकी एंगुलर स्पीड सेम है। देखो सबकी एंगुलर स्पीड सेम है, देखो सबकी एंगुलर स्पीड कैसे। अब जब तुम इस रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से किसी भी पॉइंट का टेंजेंशियल स्पीड निकालोगे तो किसका सबसे ज्यादा जाएगा? तो सबसे पहले देखो, अगर ये पॉइंट वर्टिकल लाइन पे है तो घुमाऊंगा तो ये सारे पॉइंट कहां जा रहे हैं? आगे, और उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी जो सबसे ज्यादा दूर होगा। यहां पे इसकी स्पीड आगे, यहां पे इसकी स्पीड आगे, यहां पे इसकी स्पीड आगे ज्यादा होगा। इस पॉइंट, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो नीचे जा रहे होंगे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे पीछे जा रहे होंगे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे आगे जा रहे होंगे। क्या ये सिंपल सी बात है? क्या ये सिंपल सी बात है? देखिए क्या सिंपल सी बात है? देखिए यहां पे अगर मैं इसकी टेंजेंशियल स्पीड पूछूं तो अब क्या लिखेंगे? आर ओमेगा, क्योंकि इसकी रेडियस वेक्टर आर है। इसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी? सर आर ओमेगा, क्योंकि देखो ये इस लाइन पे ये घूम रहा है तो नीचे जाएगा ना किसी इंस्टेंट पे। इसकी सर पीछे आर ओमेगा, इसकी सर ऊपर आर ओमेगा। अच्छा अच्छा, मान लीजिए कि यहां से मैं r/2 डिस्टेंस पे यहां पे एक पॉइंट है, इसकी एंगुलर स्पीड पूछ रहा हूं,
तो इसकी एंगुलर स्पीड ऊपर की तरफ होगी आर ओमेगा। बताइए, इसकी स्पीड ऊपर की तरफ होगी आर ओमेगा बाई टू। बताइए क्यों होगी आर ओमेगा बाई टू? सर आर ओमेगा बाई टू ही तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेडियस हो गया आर बाई टू। सॉरी सॉरी, ये ओमेगा लिख दिया, सॉरी बेटा सॉरी। रेडियस हो गया आधा आर बाई टू, रेडियस हो गया आपका आधा आर बाई टू। तो टेंजेंशियल स्पीड होता है आर ओमेगा, तो रेडियस आधा आर बाई टू, तो आर बाई टू ओमेगा आएगा। देखिए क्या आएगा, बोलिए। आर बाई टू ओमेगा आएगा, देखिए, है ना, है ना, आर बाई टू ओमेगा आएगी। देखिए, क्या आपको क्लियर ये बात समझ में आया? हाँ सर। अब कुछ मत करो, एक काम कर सकते हो, मैं तुम्हारे आंख के सामने करके दिखाऊंगा। कुछ मत करना है, एक काम कर सकते हो, इसको एज इट इज उठाओ, एज इट इज इसको उठाओ और यहां पे चिपका लो। तुम कर सकते हो ये? पर हम अपने कॉपी पे कैसे करें? नहीं कर सकता तो ध्यान से देख, जो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ना बहुत जोरदार दिखेगा। मैंने क्या किया बता? सर कुछ नहीं किया, इसको उठा के यहाँ रख लिया है, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी देखूं तो ऐसा मोशन होगा, ये सीधा चल रहा होगा ऐसे। ट्रांसलेशनल मोशन बेटा ऐसे चलेगा, देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन ऐसे चलेगा, देखिए, ये है, ये सिंपल है, देखिए, ये सिंपल है, ऐसे चल रहा है। क्या घूम रहा है? नहीं सर, घूम नहीं रहा है, सीधा भाग रहा है। यस, घूम नहीं रहा है, सीधा भाग रहा है। यस। अब क्या करता हूं, एक ओमेगा से घूमती ऑब्जेक्ट का कॉपी करके एकदम यहां चिपका लेता हूं। सर ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, मैं उन दोनों को चिपका दी यहां पे बस। थोड़ा सा बीच में दोबारा लिख लूंगा, बाकी चीजें मिटा देता हूं, दोबारा लिख लूंगा। अब ध्यान से देखो, अरे साला मिल चिपका नहीं ढंग से, रुको रुको रुको, चिपका नहीं ढंग से, रुको रुको, एकदम कॉइंसाइड करा दूंगा, एकदम कॉइंसाइड। अरे तू रह रे, तू कहां जा रहा है? तेरा कॉपी करके ले जाऊंगा, तुमको नहीं ले जाऊंगा। अलग कहते हैं हमको ले चलो सीधा, तुमको नहीं ले जा सकता बेटा। फिर ये फंस गया यहाँ। एग्जैक्टली इसको मैं उठा के यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं आना चाहता है? हाँ आ तो गया, सही तो है, सही है क्या? हाँ सही एकदम। मैंने क्या किया है, आपकी आंखों के सामने इन दोनों को उठा के ओवरलैप करा दिया बस, और कुछ भी नहीं किया है। ओवरलैप कराने से ये देखो, इस पॉइंट का पहले ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी कितनी थी v, और रोटेशनल मोशन की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी थी आर ओमेगा। तो क्या v और आर ओमेगा सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा? तो नेट वेलोसिटी जैसे पिछले रॉड में दिखाया था, v प्लस आर ओमेगा होगा नेट वेलोसिटी। हाँ सर, यहाँ खुद आपने आंखों से देखिए क्या हुआ, ट्रांसलेशनल की वजह से v आगे था, रोटेशन की वजह से आर ओमेगा नीचे। देखिए v और आर ओमेगा का वेक्टर सम आएगा रूट अंडर v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। ये नेट वेलोसिटी आएगी इस पॉइंट की चाचा मोहन। वाओ। अब यहां देखो, ये v आगे हो, हाँ सर ये v आगे हो, और आर ओमेगा पीछे हो, देख आर ओमेगा पीछे हो। नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का बोलो सर, v माइनस आर ओमेगा। गलती से अगर आर ओमेगा ज्यादा हुआ तो पीछे की तरफ हो जाएगा नेट वेलोसिटी, निगेटिव आ जाएगा। देखो v माइनस आर ओमेगा निगेटिव आ जाएगा, v ज्यादा है तो आगे की तरफ, आर ओमेगा ज्यादा है तो पीछे की तरफ। एग्जैक्टली यहां देखोगे, एग्जैक्टली यहां देखोगे तो ये तुम्हारा v था और ये आर ओमेगा, तो दोनों का वेक्टर सम बनेगा। और सेंटर ऑफ मास की v एज इट इज रहेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की नेट वेलोसिटी v ही रहेगी। तो रोटेशन का फर्क किस पॉइंट पे नहीं पड़ा? सेंटर ऑफ मास पे। इसी को कहते हैं हम रोलिंग मोशन। दैट्स इट, खत्म। ये प्योर रोलिंग होगा क्या? नहीं बेटा, ये प्योर रोलिंग नहीं है, ये सिर्फ रोलिंग मोशन है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का सम। कुछ नहीं किया, जो ट्रांसलेशन की वजह से सबकी वेलोसिटी सेम थी, वी 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 कर दिया। और टेंजेंशियल आर ओमेगा तुम जानते हो निकालना, ऐसे घूमेगा तो सारे पार्टिकल अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, तो सरफेस वाला कितने रेडियस में घूम रहा है? आर रेडियस में, तो यार ओमेगा। अब तुम इफेक्टिवली देखोगे सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है? सर ऊपर वाले पॉइंट का देखो, v प्लस आर ओमेगा, देखो ये दोनों ऐड हुए हैं, सबसे कम इसका रहा होगा, 180 डिग्री पे ऐड हुआ है, ये 90 डिग्री पे हुआ है, 90 डिग्री पे हुआ है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहा था ना, तो सेंटर ऑफ मास की रेडियस कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल स्पीड नहीं आएगी, इसकी आएगी। अगर मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालू, एकदम बीच में बेटा, बीच में, एकदम बीच में r/2 पे, तो क्या बोलोगे? सर देखो, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से v प्लस आर ओमेगा बाई टू, तो बता ये होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। और r/2 नीचे जाओगे तो आगे भी पीछे आर ओमेगा बाई टू। वाओ वाओ, आगे v और पीछे आर ओमेगा बाई टू। तो यहां पे सर ध्यान से देखा जाए तो आगे की तरफ v
और पीछे की तरफ आर ओमेगा बाई टू, तो नेट वेलोसिटी होगा v माइनस आर ओमेगा बाई टू। यहाँ पे आगे ही v और आगे ही ओमेगा, क्योंकि ओमेगा ऐसे है ना, ऐसे घूम रहा है ना, तो अपर पार्ट में ट्रांसलेशन आगे, रोटेशन भी आगे, लोअर पार्ट में ट्रांसलेशन आगे, रोटेशन पीछे। कहां दिक्कत हुई बता, कहां दिक्कत हुआ बता। अगर मान लो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है और इसकी स्पीड है v4, इसकी स्पीड है v2, इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v5, इसकी है v3, ये है v6, ये है कहीं v7, ये है कहीं v7, ये है v7 और ये है तेरा इस पॉइंट के v6। तो अरेंजिंग इंक्रीजिंग वेलोसिटी बताओ कितना होगा। तो सबसे कम जो वेलोसिटी होगा ना वो v4 का होगा, सबसे कम वेलोसिटी किसका होगा, v4 का होगा। उससे ज्यादा होगा v7 का, आगे तो v ऐड होगा और r ओमेगा इस तरफ जाके ऐड होगा, ये होगा तुम्हारा, आगे तो v रहेगा ही रहेगा, इससे r ओमेगा v7 होगा। v7 से ज्यादा होगा v3 और v3 से ज्यादा होगा v2 एंड v5, पर v2 एंड v5 बराबर होगा, v2 एंड v5 बराबर होगा, और इससे ज्यादा होगा v6 और सबसे ज्यादा होगा v1। एक ही चीज बताऊंगा, जो पॉइंट जितना ऊपर उसकी वेलोसिटी उतना ज्यादा, और जितना सेंटर ऑफ मास से आगे पीछे उतना ज्यादा। जो वेलोसिटी जितना ऊपर, उस जो पॉइंट जितना ऊपर उसकी वेलोसिटी उतना ज्यादा, क्योंकि ऊपर वाले रेंज में अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो रोटेशन की वजह से आगे वेलोसिटी और ट्रांसलेशन की वजह से भी आगे वेलोसिटी। अच्छा, इन सब में तुमसे पूछे कि सबकी वेलोसिटी अलग अलग दी हुई है, प्योर ट्रांसलेशन की वजह से कितनी वेलोसिटी सबको मिली होगी कैसे पता चलेगा। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है उस पर रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्योर ट्रांसलेशन की ही बताता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस v4 में ना ट्रांसलेशन का पार्ट v3 था, इस v2 में ट्रांसलेशन का पास v3 था, इस v1 में ट्रांसलेशन का पार्ट v1 है, इस v5 में ट्रांसलेशन का पार्ट v3 है। क्या मैं कह सकता हूं? अगर तुमसे कोई पूछे, अगर तुमसे कोई पूछे कि इस पूरे में ये बताओ कि ट्रांसलेशन की वजह से जो वेलोसिटी मिलनी थी, ट्रांसलेशन की वजह से जो मिलनी थी वो कौन सी वेलोसिटी है, ट्रांसलेशन की वजह से जो मिल सकती है, तो ट्रांसलेशन की वजह से जो मिलनी थी वो तो प्योर सेंटर ऑफ मास को मिलती है, तो प्योर सेंटर ऑफ मास पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो प्योर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही तो ट्रांसलेशन कम होगा, ये कह सकते हो। और इतना याद रखना, देखो ये सबसे कम होगा क्योंकि नीचे है, इससे ऊपर बढ़ेगा, इससे ऊपर और बढ़ेगा, और सेंटर ऑफ मास से और ऊपर जाओगे तो और बढ़ेगा, नीचे रहोगे तो घटेगा, और जितना आगे पीछे जाओगे बढ़ेगा। तुम देखो एग्जैक्टली आर पीछे और एग्जैक्टली आर आगे, तो v2 एंड v5 आपका सेम रहेगा। खत्म। बताओ मजा आया कि नहीं आया? सब बहुत अच्छा लगा। ये तो देखो यहाँ पे वही तो है, ये v आर ओमेगा देखो 90 डिग्री पर, ये देखो 0 डिग्री पर, ये देखो 90 डिग्री पर, ये देखो 180 डिग्री पर। तो तुम ऐसे भी देख सकते हो बेटा। देखो ये है रोलिंग मोशन का फोटो, रोलिंग मोशन का फोटो। अब इस रोलिंग मोशन में मोटा मोटा 3 पॉइंट होते हैं, इस रोलिंग मोशन में मोटा मोटा 3 पॉइंट होते हैं। मान लीजिए कोई ये गोल ऑब्जेक्ट है, आगे चल रहा है सेंटर ऑफ मास v से और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओमेगा मैं ऊपर भी बना सकता हूं, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। बताओ कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब मैं अगर कहता हूं कि v बड़ा है और r ओमेगा छोटा है, r ओमेगा मतलब किसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ सर्कमफ्रेंस, टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन। अगर मैं ये देखूं कि v ज्यादा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रोटेशन की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से मिला था, v ये किसकी वजह से है, ड्यू टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की वजह से सारे पॉइंट को जो v मिलना है, ट्रांसलेशन की वजह से सारे पॉइंट को जो v मिलना है, ट्रांसलेशन की वजह से सारे पॉइंट को जो v मिलना है वो ज्यादा है आर ओमेगा से, वो ज्यादा है आर ओमेगा से। तो आर ओमेगा तुम्हारा पीछे और v ज्यादा, तो एग्जैक्टली यहां पे क्या होगा कि नेट वेलोसिटी आपका आगे बचेगा v माइनस आर ओमेगा, और इसी को कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये आगे की तरफ फिसलेगा। एग्जैक्टली ऐसा तब होता है जब आपका साइकिल किसी स्मूथ सरफेस पे ब्रेक लगाने के बाद स्किड करता है ना। जैसे मान लो कि तुम चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, बारिश का पानी, अचानक से तुमने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद चक्का का घूमना बंद हो गया, है ना, चक्का का घूमना बंद हो गया, कम हो गया, लेकिन सरफेस स्मूथ होने की वजह से चक्का फिसल गया। यही तो होता है फॉरवर्ड स्किडिंग। ये आगे की तरफ स्किड करेगा, मतलब फिसलेगा,
आगे की तरफ स्लिप करेगा। तो फ्रिक्शन इसमें कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, पक्की बात है, क्योंकि स्लिपिंग हो रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इतना समझ गए? हो गया काम आपका, बस ये पॉइंट खत्म, ये केस खत्म, ये केस खत्म हो गया कि ट्रांसलेशन की वजह से जो आगे हो रहा था, आगे चल रहा था, ट्रांसलेशन की वजह से बेटा जो आगे चल रहा था, फॉरवर्ड मोशन था, वो भी था, और घूम रहा था, उसकी वजह से टेंजेंशियल स्पीड का कितना आया था? आर ओमेगा। तो आर ओमेगा कम है और वी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ग्राउंड के सरफेस पे, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, उस कॉन्टैक्ट पॉइंट के फॉरवर्ड वेलोसिटी आपका वी ज्यादा है और आर ओमेगा कम है। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस देखिए, इधर देखिए, ट्रांसलेशन की वजह से वी और ओमेगा से ये रोटेट कर रहा था, तो ये बॉटम पॉइंट पे आर ओमेगा, इफ आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वी, तो क्या होगा सर? बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं आर ओमेगा ज्यादा है, मतलब आपकी नेट वेलोसिटी जो बचेगी, नेट वेलोसिटी जो बचेगी वो बचेगी आर ओमेगा माइनस भी पीछे की तरफ। ये एग्जैक्टली कब होता है? जैसे मान लो कादो में, कीचड़ में आपका साइकिल या मोटरसाइकिल का पहिया फंस गया और आपने एक्सीलरेटर बहुत जोर से दबाया, तो एक्सीलरेटर जैसे ही दबाया तो बहुत तेजी से आपकी चक्का घूमी, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रही है, घूम बहुत रही है लेकिन आगे नहीं जा पा रही है। बताइए, बताइए। सरफेस स्मूथ बोलकर फ्रिक्शन भी लगा रहा है बेटा, सरफेस स्मूथ तो आ, सही बोल रहा हूं, इतना स्मूथ नहीं है, थोड़ा बहुत, मतलब ये उस हिसाब से मैंने बोला है कि जब आप स्लिपरी सरफेस पर होता है तो फ्रिक्शन जीरो नहीं बोला ना, जीरो फ्रिक्शन नहीं है, जीरो फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस पर सफिशियंट फ्रिक्शन नहीं था कि उसके ट्रांसलेशन को खत्म कर दे, इसलिए ब्रेक लगाने के बाद ट्रांसलेशन खत्म नहीं हुआ, बस रोटेशन खत्म हुआ। अच्छा, तुम साइकिल का ब्रेक लगाते हो, साइकिल का ब्रेक लगाते हो तो अच्छा, साइकिल का जो मोशन होता है, पहिया जो चल रहा होता है, साइकिल का जो पहिया चल रहा होता है, वो किस तरह का मोशन शो करता है? प्योर रोटेशन की रोलिंग? प्योर रोटेशन की रोलिंग? हेलो 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 हेलो। आप जब मोशन देखते हैं, मोशन देखते हैं, तो वो प्योर रोटेशन होता है कि रोलिंग होता है? सर प्योर रोटेशन में पॉइंट फिक्स होगा और उसी के बाद घूमेगा, तो प्योर रोटेशन तो तब हुआ ना जब आप किसी फिक्स पॉइंट में उसको घुमा रहे हो, तो प्योर रोटेशन हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अगर आप इसको इसी फिक्स पॉइंट पर घुमाएंगे, भाई आपने इसको पकड़ लिया और ऐसे फिक्स पॉइंट पे घुमा रहे हैं, तो ये अभी क्या है? अभी प्योर रोटेशन है। कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? तो अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। लेकिन जब ये आगे चलेगा, जब ये आगे चलेगा, देखो ऐसे चल के आगे जा रहा है, जब ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो ये क्या हो गया? रोलिंग हो गया। अब जब मान लो कीचड़ में, अब कीचड़ में आपकी साइकिल फंस गई, तो आपने जोर से पैडलिंग किया, आपने जोर से पैडलिंग किया, तो पैडलिंग करने से आपकी चक्का, अच्छा नहीं, ब्रेक लगाओगे, तो ब्रेक लगाने से रोटेशन खत्म होता है कि ट्रांसलेशन खत्म होता है? तो साइकिल में जब आप ब्रेक लगाते हो ना, साइकिल में ब्रेक लगाते हो, ये कहाँ गया ब्रेक? अच्छा इधर है। साइकिल में जब ब्रेक लगाते हो, देखो ये ब्रेक है, साइकिल में ब्रेक है, देखो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ब्रेक लगाने से इसका ट्रांसलेशन खत्म होता है कि रोटेशन खत्म होता है? तो ध्यान से देखिएगा, जब आप ब्रेक लगाएंगे, देखिए साइकिल घूम रही है, जब मैं ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने से इसका ट्रांसलेशनल मोशन खत्म होता है। अच्छा, ब्रेक लगाने से ट्रांसलेशन खत्म होता है, हाँ, ब्रेक लगाने से इसका ट्रांसलेशनल मोशन खत्म होता है, सॉरी रोटेशनल मोशन खत्म होता है। ब्रेक लगाने से क्या होता है? रोटेशनल मोशन खत्म होता है। लेकिन सर साइकिल रुकती कैसे? ट्रांसलेशन कौन खत्म करता है? तो ट्रांसलेशन ग्राउंड का फ्रिक्शन खत्म करता है। अब मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है, स्लिपरी रोड है, तो ग्राउंड का फ्रिक्शन इतना सफिशियंट नहीं है, तो ब्रेक लगाने से आपका रोटेशन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशनल खत्म नहीं हो पाएगा।
ब्रेक लगाने से रोटेशन तो खत्म हो पाएगा लेकिन ट्रांसलेशनल खत्म नहीं हो पाएगा, तो इसी को कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग कैसा दिखाई देगा, एकदम बताओ, बैकवर्ड स्लिपिंग कैसा दिखाई देगा? तो तुमने ब्रेक लगा दिया तो चक्का तो घूम नहीं सकता, तो चक्का सीधा ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, चक्का चलता हुआ दिखाई देगा, आगे की तरफ स्लाइड करता हुआ चक्का आपको दिखाई देगा। चक्का कैसा दिखाई देगा? आगे की तरफ स्किड करता हुआ, है ना। अब मान लीजिए कादो में आपका साइकिल फंस गया, मतलब कीचड़ में आपका साइकिल फंस गया। जब कीचड़ में आपका साइकिल फंस गया, है ना, कीचड़ में आपका साइकिल फंस गया, तो जमीन सफिशिएंट फ्रिक्शन दे नहीं पा रहा, नहीं दे पा रहा सर। तो अब क्या होगा, फ्रिक्शन दे रहा लेकिन सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है, तो अब क्या होगा कि तुमने पैडलिंग किया तो ओमेगा तो बहुत आ गया, एंगुलर स्पीड तुम्हारे पैडलिंग करने से तो बहुत आ गया, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन डेवलप नहीं हो पाया। तो नेट वेलोसिटी आपका किधर होगा? बैकवर्ड होगा। नेट वेलोसिटी आपका किधर होगा? बैकवर्ड होगा। तो पीछे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो इसमें फ्रिक्शन कहां लगेगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और ये कैसा फ्रिक्शन होगा? मतलब आगे की तरफ लगाने की कोशिश कर रहा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। स्टैटिक और काइनेटिक। अच्छा नहीं, बैकवर्ड स्लिप किया ना ये, अच्छा स्लिप किया, तब तो स्लिप कर गया ना, बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग आर ओमेगा अगर ज्यादा है और वी कम है तो तुरंत से पीछे स्लिप करेगा ना, तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, फॉरवर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? फॉरवर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि देखो आर ओमेगा ज्यादा है तो ये रोटेशन की वजह से इसकी टेंजेंशियल स्पीड ज्यादा है और आगे की तरफ वी कम है, तो नेट वेलोसिटी आर ओमेगा माइनस वी पीछे की तरफ बनी, है ना, पीछे की तरफ बनी। अब ये देखिए यहां पे ये वी से चल रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, क्या है? ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अगर ये मानो कि ट्रांसलेशन की वजह से जो वी इसको मिला था और ओमेगा इसको जो रोटेशन की वजह से था उसकी ट्रांजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा, इफ वी बराबर आर ओमेगा, तो इसको कहते हैं प्योर रोलिंग मोशन। तो जब आप साइकिल चला रहे होते हो, नॉर्मल कंडीशन में पैडलिंग कर रहे होते हो, तो ये कंडीशन होता है प्योर रोलिंग मोशन। उस प्योर रोलिंग मोशन के केस में हर पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो इसकी वेलोसिटी वी आगे और आर ओमेगा पीछे, और आपको क्या बोला कि वी बराबर आर ओमेगा है। तो अगर बेटा वी बराबर आर ओमेगा होगा तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी होगी सर? जीरो। नेट वेलोसिटी मान लो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए, तो बताओ ए पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। क्यों होगी जीरो? क्योंकि सर आपने बोला वी बराबर ओमेगा, आगे वी और आप पीछे ओमेगा, कट जाएगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो बेटा वी रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है रोटेशन से। इसकी वेलोसिटी आगे वी और नीचे की तरफ जो आर ओमेगा उसकी भी वेलोसिटी वी, तो नेट वेलोसिटी दोनों के बीच में √2 v बनेगा। यहां पे वी और आर ओमेगा की वैल्यू भी आपने वी बोला, तो दोनों ऐड करके ये 2v बनेगा, है ना। अच्छा ये ऊपर वी और आगे वी, तो बीच में √2v बनेगा। आही दादा, कमाल हो गया रे, कमाल हो गया रे झुनमुनिया, देख ऐसा आपका नेट वेलोसिटी दिखाई देगा, ऐसा आपका नेट वेलोसिटी दिखाई देगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी देखिए सर √2v, इस पॉइंट के लिए 2v, इस पॉइंट के लिए √2v और इसकी भी बोलिए 0। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं a बोलूं, इसको b बोलूं, इसको c बोलूं, इसको d बोलूं, इसको सेंटर ऑफ मास बोलूं, तो देखो a की वेलोसिटी तुम्हारी 0 है, हाँ, b की वेलोसिटी √2v है और उतना ही तेरी डी की वेलोसिटी है, और सी की वेलोसिटी देखो 2v है। तो यही कंसेप्ट काम किया कि नहीं किया? जितना पॉइंट ऊपर उतनी वेलोसिटी ज्यादा, 0 v √2v, और जितना सेंटर ऑफ मास से आगे पीछे दूर उतना ज्यादा। तो देखो यहाँ पे √2v, यहाँ पे √2v, यहाँ पे 2v। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सी पॉइंट का बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर इसके अलावा कोई और पॉइंट हो तो, जैसे किस किस पॉइंट के बारे में आप बात करना चाहते हैं बताइए। सर सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट अगर हम यहां ले तो, सरकमफ्रेंस पे मान लो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये प्योर ट्रांसलेशन में है, ये सॉरी प्योर रोलिंग में है, ये प्योर रोलिंग में लिखा होगा, प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग में है बेटा, ये प्योर रोलिंग में क्या है? प्योर रोलिंग में है। प्योर रोलिंग में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे है v और ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो मुझे ना इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। किस पॉइंट की? इस पॉइंट की, जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल आगे सरकमफ्रेंस पर ही है सरकमफ्रेंस पे, है सरकमफ्रेंस पे, इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। क्या करेगा बोला? क्या करेगा बता? खाने पीने की पूरी व्यवस्था है यार यहाँ पे एकदम, बताइए क्या करोगे बोलो, क्या बोल करोगे बोलो? तो आप बोलेंगे कि सर देखो
चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, कोई सा भी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हो, ट्रांसलेशन की वजह से उसको तो v मिलेगा। ट्रांसलेशन की वजह से उसको तो v मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। और रोटेशन की वजह से आर ओमेगा टेंजेंशियल मिलेगा, मतलब यहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में आर ओमेगा होगा, यहां भी आर ओमेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, यहां भी आर ओमेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, यहां भी आर, अच्छा सबकी आर ओमेगा क्यों होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से, सेंटर से आप आर डिस्टेंस पर हैं, इसीलिए आर ओमेगा होगा। अच्छा हाँ, अब देखिए वर्टिकल से ये कितने एंगल पे आया इधर थीटा? सर वर्टिकल से ये थीटा एंगल इधर आया है ना? वर्टिकल से ये थीटा एंगल इधर आया है, तो क्या ये एंगल भी थीटा बनेगा? सोच के देख तो। बताओ तो, बताओ। देखो मैंने यहां पे प्रूव कर दिया, इसको दो तरीके से प्रूव कर देता हूं, एक मैथमेटिकली और एक फिजिकली। मैथमेटिकली कैसे? तो मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली देखिए, देखो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? हाँ सर ये थीटा तो बनेगा। अब देखो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो टोटल एंगल कितना है? 90। अच्छा रेडियस वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर में एंगल कितना होता है? सर 90। तो आप ये भी कह सकते हो कि इससे ये कितने एंगल पे है? सर 90। तो ये थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, हाँ कि ना? हाँ सर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो गया। अच्छा, और प्योर रोलिंग की वजह से आप जानते हो कि आर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? वी। तो ये वेलोसिटी वी, इस पॉइंट को अगर मैं पी बोल देता हूं, तो इधर वेलोसिटी वी, इधर भी वेलोसिटी वी, तो दो ऐसे वेलोसिटी वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल थीटा पे है, तो नेट वेलोसिटी पी का क्या हो जाएगा? सर ये तो बहुत आसान है, 2v cos थीटा बाई 2। बता बता। और क्या? कौन कहता है कि मैं अच्छा गाना नहीं गाता हूँ? श्रुति कह रही कि बहुत अच्छा गाना गा लियो। झुनमुनिया को भी अच्छा लगा, वाह बेटा मजा आ गया। झुनमुनिया माई से ना कहिए कि मास्टर गाना सुना बता, हम ना पढ़े है। झुनमुनिया सर साइन क्यों नहीं लिया? अबे डैश है क्या तू? एकदम डैश है क्या? गाली सुनेगा क्या? सुबह सुबह दिमागी मूड ही खराब कर देता है एकदम, सुबह सुबह मूड ही खराब कर देता है एकदम। जब हमें दो चीजों को जोड़ना है जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल थीटा है, तो क्या होगा? वेक्टर सम करेंगे भाई। कह रहा सर आप सुधांशु सर के पास हो? हाँ उनकी बाहों में परम, देखो ना सुधांशु सर के बाहों में हूं मैं। मैं सुधांशु सर के पास हूँ। हाँ उनकी बाहों में हूं मैं। देखो सर आप सुधांशु सर के पास हो? हाँ एकदम उनकी बाहों में हूँ। अरे यार क्या कह रहे हो? वाह यार इतनी सेवा तो मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं है जितना आप दे रहे हो खाने पीने के लिए, और क्या दे रहे हो? मजे ले रहे हैं ये। हाँ आप क्लास लोगे आज? आराम करो यार। हाँ खत्म, पीछे चल रहे हो? मोटे हो गए तो पीछे तो चलोगे ही। सर देखो, ये देखो, इधर आओ देखो, बताओ कौन मोटा है बताओ? बाप रे मेरे से दुगना जगह ले रहे हो। अबे कहाँ मोटापा? थोड़ी ना, इसको मोटापा हाँ नहीं बोलते। क्या बोलते हैं इसको? इसको तो सूजन हो गई है। सूजन? क्या कौन मारा है क्या? सूजन क्या हो गई है भाई, और कुछ भाई? बाहर वाला मार रहा है कि घर वाला मार रहा है आपको? ये दर्द। हाँ ठीक है, मोटापा नहीं है, अच्छा बोलते हैं इसको।
अच्छा पानी ज्यादा अच्छा अभी कम हो जाएगा। अच्छा हाँ। अच्छा, इसलिए सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है आपसे, अरे इतना सूजन हो गए। सिलेबस खत्म। वाह यार, आपने मुझे ग्रीन टी पिलाया, मखाना खिला रहे हो, वाह यार, अमीर आदमी तो हो यार आप। हम्म, बोल कर आके देखते हैं इनको समझ आया कि नहीं। चलिए, बेइज्जती मत कराना रे। कितना फुल लगता है आपको, बताओ, रोलिंग मोशन है ये, आपको क्या लगता है कितने बच्चों को समझ आया होगा, गेस करो आप। 30, 20 से 30, 90 से कम आया तो मैं घर चला जाऊंगा छोड़ के। बताओ, एकदम आसान आसान पढ़ा है अभी तक, जो पढ़ा है रोलिंग मोशन को कितना समझ आया। देखो टिट्टा टिट्टा देख के पूरा केमिस्ट्री घूम जाएगा। मतलब देखो इधर, हमें कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देते हैं ना यार, फिजिक्स वाले मेहनत बहुत करवाते हैं। फिजिक्स वाले, और क्या यार, फिजिक्स वाले सर, जो फिजिक्स वाले ना, पेन ले उठवा उठवा के। अच्छा, पेन छोड़ के करवाना है, हाँ। अच्छा, पेन छोड़ के कराऊंगा और 4 ड्रॉप के बाद बच्चा वापस आएगा तो क्या कहेगा बताओ। अभी तो चल रहा है, आएगा। अच्छा आएगा। 90% तो आना चाहिए, ये जानबूझ के थम्स डाउन कर रहा है रे। ये सब झूठ बोल इसको समझ में आया है। अरे नहीं नहीं नहीं, समझ में आया, ऐसी बात है ही नहीं, बहुत आसान है। बस। अरे नहीं नहीं, चलो कोई नहीं, enjoy करो। केमिस्ट्री नहीं समझ में आते तो फिजिक्स भी समझ नहीं आएगा, क्या समझो आप। ये तो 6% लोग थे ना, उनको गोली मार दूंगा मैं ढंगा करके। चुनमुनिया रही होगी ये, जिसने ये थम्स डाउन किया है। चलो कोई बात नहीं, इतना बहुत है रोलिंग मोशन, इतने बच्चों को समझ आ गया। अच्छा, रोलिंग मोशन वैसे मैं एक बात बताऊं, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन 50 से 60% बच्चे तो छोड़ ही देते हैं, और उसमें अगर 95% 94% बच्चों को समझ आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अरे मैं भी थम्सअप की थी यार, चप्पल कहाँ है मेरे, मैं तो सांप पाल रहा हूँ घर में, मैं इंसान थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, मैं इंसान को थोड़ी ना पाल रहा हूँ। अरे मैं था थम्स डाउन वाला, मैं सांप पाल रहा हूँ घर में। चुनमुनिया ने कल का बदला लिया है, चल छोड़, छोड़, चल बता देता हूँ। देख भाई, ये तुम्हारा था, इस पॉइंट की वेलोसिटी एक v आगे है और एक v ये है, क्योंकि आर ओमेगा v के बराबर होगा। तो देखिए, इसकी वेलोसिटी v, ये भी v, तो दोनों को मुझे नेट वेलोसिटी करना है, जैसे सम हर जगह पे कर रहे थे यहां भी कर रहे हो, वेक्टर सम करोगे। बताओ, यहां पे तुमने सम नहीं किया है, तो सम किया तो v माइनस आर ओमेगा कैसे हुआ, डायरेक्शन की वजह से। यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, तो सर आगे भी और आगे भी आर ओमेगा वी, तो 2v हुआ। बताइए नेट वेलोसिटी 2v कैसे आया, नेट वेलोसिटी 2v कैसे आया सर, नेट वेलोसिटी 2v इसलिए आया कि v प्लस बी 0 डिग्री पे 2v, तो यहां पे v और v थीटा एंगल पे है, तो हम वेक्टर सम करते हैं 2a cos थीटा बाई 2, तो 2v cos थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया। और चल इसमें भी समझ नहीं आया तो मेरे पास तो जोरदार एम आर स्टार है। क्या है एम आर स्टार, सर देखो, इफ थीटा इज 0, तो आप थीटा कहां से ले रहे थे बताइए, मैंने ये थीटा कहां से लिया था, वर्टिकल से थीटा लिया था। अगर मैं थीटा 0 रखता तो वर्टिकली टॉप पॉइंट पे आता, हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो 2v आना चाहिए, तो थीटा 0 रख के देखो वेलोसिटी 2v आ रही है कि नहीं पी पॉइंट की, तो थीटा 0 रखूंगा, cos 0 क्या होगा 1, देखो 2v आ गया। और अगर मैं थीटा को 90 रख दूं, तो मैं वर्टिकल से थीटा मेजर कर रहा हूं, अगर थीटा 90 के बराबर होता तो होरिजेंटल लाइन पे आता पॉइंट, और होरिजेंटल लाइन पे एग्जैक्टली मैंने v देखा था, √2v आता है, तो थीटा 90 रखो, 90/2 45, cos 45 1/√2, √2 से 2 कटेगा √2v, और इस साला, और थीटा अगर 180 रख दो, तो अगर थीटा 180 रख दूं तो ये तो बॉटम पॉइंट हो जाएगा, और बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 आती है, थीटा 180 रखो, cos 180/2, cos 180/2, cos 90 क्या होता है 0, वेलोसिटी 0 आ गया। अब बता, रगड़ दिया कि नहीं, बता बता, फिजिक्स को नंगा कर दिया कि नहीं, बता।
बता, अब इससे ज्यादा क्या ही समझेगा, बता, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है तो बता। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ये एकदम सुप्रीम है। अब आओ नेक्स्ट समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी इन अ प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी, तो देखो, अगर रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी लिखते थे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते थे। ट्रांसलेशन मोशन में क्या लिखते थे, हाफ एम बी स्क्वायर लिखते थे। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का ऐड कर दोगे तभी तो वो काइनेटिक एनर्जी टोटल आएगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी टोटल आएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखते हो तो ट्रांसलेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख के टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। आपको बताया था कि देखो, देखो ध्यान से, ट्रांसलेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं, डायरेक्टली आप ले सकते हैं हाफ एम बी सी एम का स्क्वायर, हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, और रोटेशन की वजह से आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? आई किसके अबाउट? जिसके अबाउट बॉडी घूम रहे है उसके अबाउट आई। ये तो बहुत आसान है। हाँ, ये हो जाएगा हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, प्योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, हाफ आई को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, और वी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर का होल स्क्वायर। नहीं समझे तो समझ थोड़ा आराम से कि मैंने क्या बोला है, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग में वी सी एम बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा होगा वी सी एम बाई आर, ओमेगा होगा वी सी एम बाई आर। अरे रेडियस आर वेक्टर पे टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा होता है क्या? होता है क्या? हाँ सर होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी टोटल हमने सही लिखा है क्या? काइनेटिक एनर्जी टोटल हमने सही लिखा है क्या? ये आया टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां से हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा वन प्लस, देखो यहाँ पे वन, ये हो जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी टोटल। काइनेटिक एनर्जी टोटल, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू वन प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर। अब मान लो कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बटा एक टर्म डिफाइन करता हूं मैं बीटा। काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बटा बीटा। सर ये बीटा क्या है? बीटा ये टर्म है, नहीं ये टर्म नहीं है, वन बटा बीटा लिखा है, मतलब बीटा जो है वह आपका एक डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इस पूरे टर्म को मैं बीटा बोलता हूं। अच्छा ये जो पूरा टर्म है बीटा, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो पता है किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं ये बीटा आपको रिंग के लिए कैलकुलेट करूं, थोड़ा 2 सेकंड के लिए सुनना रुकना, रिंग के लिए कैलकुलेट करूं तो वन प्लस के की वैल्यू रिंग के लिए कितनी होती है, आर के बराबर। याद करो रिंग के लिए के कितना होता है, रिंग के लिए के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये पूछ रहा है के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो रिंग के लिए के की वैल्यू व्हाट इज के। वाह बेटा वाह, जब मैंने एम के स्क्वायर लिखा तब भी तुम्हें समझ नहीं आया के क्या है। पहला पैसा खराब कर रहे हो भविष्य का, पिताजी का पहला पैसा खराब कर रहे हो। सर 4,000 तो दिए हैं, हाँ तो 4,000 दिए हो तो कुछ भी करोगे। के क्या होता है सर, के रिंग के लिए 1 के बराबर होता है, सॉरी आर के बराबर होता है रिंग के लिए। तो के हो जाएगा आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, कट क्या आएगा 1, 1 प्लस 1 2, मतलब ये आ रहा है हाफ। बताओ बीटा डिस्क के लिए बताओ, तो ये हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस डिस्क के लिए कितना होता है, तो डिस्क के लिए के ऑफ रिंग जो होता है वो आर बटा रूट 2 होता है। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का एम आर स्क्वायर बाई 2 सेंटर ऑफ मास से, और सब सेंट्रल एक्सिस से बात हो रही है, सेंट्रल एक्सिस से बात हो रही है। तो देख सकते हो, याद करो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है,
एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा एम के स्क्वायर, एम से एम कटेगा, स्क्वायर जो जाएगा तो आर बाई रूट 2। तो ये यहाँ पे रखोगे के की वैल्यू आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो आएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो ये आएगा हाफ प्लस 1 3/2, ये 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। और हॉलो स्फेयर का अगर हम देखें सेंट्रल एक्सिस से हॉलो स्फेयर का, तो 1 प्लस हॉलो स्फेयर के लिए क्या बोलो, हॉलो स्फेयर के लिए क्या होगा, एम के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हॉलो स्फेयर होता है 2/3, तो रूट अंडर 2/3 ऑफ आर, तो स्क्वायर करके रखोगे तो आएगा 2/3 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 3 एलसीएम लोगे ये 3 और ऊपर हो जाएगा 3 2 5, तो 3/5। और सिमिलरली बीटा अगर सॉलिड स्फेयर के लिए निकालो, सॉलिड स्फेयर के लिए निकालो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/1 प्लस सॉलिड स्फेयर के लिए के कितना होगा, सॉलिड स्फेयर के लिए के कितना होगा, रूट अंडर 2/5, 2/3 हमारे स्क्वायर 2/5, हाँ 2/5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5। तो एलसीएम लोगे 5 5 2 7, 5/7, 5/7, ये बीटा की वैल्यू है 5/7, ये बीटा की वैल्यू है 5/7। मैं फिर से लिख देता हूँ। अच्छा ये बीटा अगर आप रिंग के लिए निकालो तो हाफ आएगा, चाहे रिंग की रेडियस कुछ भी हो, रिंग का मास कुछ भी हो, हाफ ही आएगा क्या। तो बीटा यहाँ पे के पर डिपेंड कर रहा है और के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, के आर के टर्म्स में आया, हाँ चाहे रिंग का मास कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, के जो आएगा वो आर के बराबर आएगा। तो यहाँ पे के जगह पे आर स्क्वायर रखो तो कट के हाफ आएगा। तो दुनिया के किसी भी रिंग के लिए बीटा हाफ ही आएगा क्या, दुनिया के किसी भी रिंग के लिए बीटा हाफ ही आएगा क्या, हाँ सर। डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड मास, ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। बीटा इज हाफ, बीटा इज हाफ, बीटा इज हाफ। सर ये एनसीईआरटी में और किताबों में तो नहीं लिखा है, इसको पैदा ही मैंने किया है, तो कहीं नहीं लिखा होगा ये, इसको पैदा ही मैंने किया है, तो इसकी वैल्यू क्यों पढ़ा रहे हो। इसकी वैल्यू एक ऐसा जड़ी बूटी है जिससे पूरा रोटेशन त्राहिमाम त्राहिमाम करेगा, पूरा रोलिंग मोशन के 99% सवाल जो नीट में पूछे हैं, चाहे वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने का हो, या इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन का हो, या इंक्लाइन प्लेन पे टाइम कितना लेगा, या इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे वेलोसिटी का हो, या कोई सा भी सवाल हो, फ्रिक्शन कितना लगेगा, वेलोसिटी कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, एक्सेलरेशन कितना लगेगा, सबका जवाब बीटा है, सबका जवाब बीटा। चाहे कोई सा भी सवाल हो रोटेशनल रोलिंग मोशन का, कोई सा भी सवाल, और नीट में पूछे गए 99% सवाल का जवाब झुनमुनिया बीटा है। तो देखो, और ये आप रफ में एक बार सॉल्व करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने के भी लिखा है, के को पुट करके सॉल्व भी किया है। बताइए डिस्क का क्या आया है, डिस्क का क्या आया है, हाँ काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन का कितना परसेंट है, रोटेशनल एनर्जी टोटल का कितना परसेंट है, टोटल काइनेटिक का कितना परसेंट है, सबका जवाब बीटा। तो डिस्क का बताइए क्या आया था, 2/3 आया था। हाँ, हॉलो स्फीयर का बताइए क्या आया था, हॉलो स्फीयर का 5/3 आया था क्या, 3/5 आया था, सॉरी 3, क्योंकि एक से कम होना है बीटा सबका। एक और चीज बता देता हूँ, सॉलिड स्फीयर एक से कम होना है, तो ये 5/7 आया था। अब अगर मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू देखूं तो क्या मैं इसको मैं 0.5 बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। 2/3 0.66 होता है क्या, हाँ 3/5 0.6 होगा क्या, और 5/7 0.71 सॉल्व करके आएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो सबसे कम है बीटा रिंग का, देखो 0.5, उसके बाद बीटा ज्यादा है हॉलो स्फीयर का, देखो 0.6, उसके बाद बीटा ज्यादा है डिस्क का, सबसे ज्यादा बीटा है सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा बीटा किसका है, सॉलिड स्फीयर का। ये देख सकते हो 0.5 0.6 0.66 0.71। और इसको याद रखना भी बड़ा आसान हो गया, 0.5 मतलब हाफ, 0.6 मतलब 3/5, 0.66 मतलब 2/3, 0.71 मतलब 5/7, और सारा ही बीटा एक से कम है, देखो 5/7, 7/5 का भी हो ही नहीं सकता, 2/3 0.66, 3/5 0.6। बताओ ये डिवीजन में याद रखना आसान है कि फ्रैक्शन में याद रखना आसान है, सर फ्रैक्शन में याद रखना आसान है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल इनटू बीटा बराबर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन आएगा क्या, नहीं समझे। देख देख कितना खूबसूरत है, यही तुमको सिखाया था, हाँ सर
काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर ट्रांसलेशन बाय बीटा, तो बीटा को इधर भेज दे, तो बीटा ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सीधा निकल सकता है, हाँ, कि अगर टोटल का कितना गुना ट्रांसलेशन है, तो टोटल का बीटा गुना टोटल काइनेटिक एनर्जी का बीटा गुना ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे अगर मुझे ये निकालना है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल का कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बटा काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो बीटा आएगा। हाँ, रिंग के लिए 0.5, डिस्क के लिए हॉलो स्फीयर के लिए 0.6, डिस्क के लिए 0.66 और ये 0.71। तो इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बटा काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो क्या होगा सर, 1 माइनस बीटा। सर ये नहीं समझ में आया, गोली मार दूंगा अगर यहां पे कुछ बोला तो, गोली मार दूंगा यहां पे कुछ बोला तो। अबे दो ही पार्ट में तो एनर्जी जा रहा है। अगर ट्रांसलेशनल का काइनेटिक एनर्जी टोटल का बीटा टाइम्स है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल का 1 माइनस बीटा होगा। प्रूव कर दूं तो दे ले, प्रूव कर देता हूं। केई ट्रांसलेशन प्लस केई रोटेशन बराबर केई टोटल। केई टोटल को दोनों में डिवाइड करते हो, तो केई ट्रांसलेशन बाई केई टोटल, केई रोटेशन बाई केई टोटल बराबर 1। ये तुम्हारा बीटा हो गया, बीटा को उधर भेज दे, तो केई रोटेशन बाई केई टोटल 1 माइनस बीटा। अरे दो ही तो पार्ट में जा रहा है, तो एक बीटा गुना है तो दूसरा 1 माइनस बीटा गुना होगा। क्या है यार तू, अरे थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगा यार, थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगा। ठीक है, आ टेबल पे आ। एक बात बता, अच्छा जो रिंग का बीटा है वही हॉलो सिलेंडर का होगा, क्योंकि हॉलो सिलेंडर का सिलेंड्रिकल एक्सिस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रिंग का सेम होता है। बता क्या होगा, हाफ मतलब 0.5, हॉलो स्फीयर 0.6, बस इतना याद रखना। रिंग के बाद हॉलो स्फीयर 0.6 मतलब 3/5, इसके बाद 2/3 0.66, और ये 0.71 5/7। अब अगर मैं सवाल पूछता हूं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन कितना है, तुमसे पता है सवाल क्या पूछेगा? रिंग प्योर रोलिंग में है, रिंग प्योर रोलिंग में है, तो बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल का कितना गुना है, मतलब कितना पार्ट टोटल एनर्जी का ट्रांसलेशनल एनर्जी है, कितना पार्ट टोटल एनर्जी का ट्रांसलेशनल एनर्जी है, तो आधा पार्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी है। और वो परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो बता 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 50% ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे 60% ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे 66% ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे 71%। देख रहा, फ्रैक्शन का दूसरा फायदा भी हो गया। अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन है जिसमें 66% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है, तो वो पक्का सिलेंडर या डिस्क होगा, सॉलिड सिलेंडर या डिस्क होगा। अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है और उसका 66% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, 66% टोटल काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल गुना 100, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज आ गया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल, तो 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा 0.5 है तो ये बचा 0.5, ये 0.6 है तो 1 माइनस 0.6 0.4, ये 0.66 है तो 0.33, ये हो जाएगा 0.28। सर 28 और 71 सर मैच नहीं कर रहे तो 99 आ रहा है, तो बेटा ये एकदम 7.1221 होता है ये, और ये 2899 होता है, तो लगभग लगभग आप अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हैं। तो सर इसका मतलब ये भी 50% होगा, हाँ, ये 40% होगा, तभी तो 40 और 60 100, ये 33% होगा, हाँ, और ये 28% होगा, हाँ। नीट में 4 बार सवाल पूछा है, ये 4 बार सवाल पूछा है। टोटल एनर्जी का 28% रोटेशनल एनर्जी, तो बॉडी क्या होगी, सॉलिड स्फीयर। टोटल एनर्जी का 28% रोटेशनल है, ये क्या है, कितना परसेंट रोटेशनल एनर्जी है, तो ये होगा रोटेशन बटा के ई टोटल गुना 100। कितना परसेंट रोटेशनल एनर्जी है, 28%। बताओ सर के ई ट्रांसलेशन बाई के ई टोटल क्या होगा, सर के रोटेशन, के ट्रांसलेशन बाई के रोटेशन क्या होगा, ये अलग तो सवाल है। के ट्रांसलेशन बाई के टोटल, के रोटेशन बाई के टोटल को डिवाइड कर दो, मतलब ये हो जाएगा बीटा इंटू 1 माइनस बीटा। मतलब कोई बॉडी चल रही है तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, टोटल का बात नहीं बोल रहा है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का रेशियो क्या होगा, बीटा इज टू 1 इज टू बीटा। मतलब ये 0.5 ये 0.5 मतलब 1 इज टू 1। ये यहाँ पर देखो ये 0.6 और ये 0.4 मतलब 3 इज टू 2, ये 0.6 से 0.33 2 इज टू 1,
ये 7-1 और ये 28, 5:7, यही तो आया था 5 बटा, नहीं नहीं, 1 मिनट 14 दूना 28 और 14 पचे 70, 5:2, 14 दूना 28 और 14 पचे 70, 5:2, 14 दूना 28, 14 पचे 70, एकदम सही है। बताइए बताइए, आगे देखिए, ये सवाल है, when body is in a pure rolling motion, the fraction of total kinetic energy which is purely rotational is 2/5। तो 2/5 को सॉल्व करो तो फ्रैक्शन में 2/5 होगा, 2/5 सॉल्व कर कितना आएगा, 0.4, 0.4 मतलब 40%, मतलब हॉलो स्फीयर 40% में हॉलो स्फीयर ही तो होता है। When a body under pure rolling motion, fraction of its total kinetic energy which is purely rotational, total kinetic energy का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में 2/5 टाइम्स है, 40% हुआ, 40% में हॉलो स्फीयर होता है, देखना 50%, 60%, 66 और 71, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज। डिस्क, हॉलो सॉरी रिंग, हॉलो स्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर। और यहां पे ये हो जाएगा, ये भी 50, ये 50 है तो 50, 100 हो गया, ये 40, ये 33 और ये तुम्हारा 28 ले। और इस सवाल को गूगल करके देख लेना, ये बहुत अच्छे बुक का क्वेश्चन भी है, 1 पेज में सॉल्व किया, 1 पेज सॉल्यूशन। मैं लाया नहीं तो मैं ला के दिखा देता हूं, 1 पेज सॉल्यूशन, 1 पेज सॉल्यूशन है। पता है उसने क्या किया है, वही जो हमने डेरिवेशन में किया था, ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, वही जो इसने डेरिवेशन में किया, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ऐसे के ऐसे के ऐसे के तैसे, तैसे के तैसे के ऐसे, ऐसे करके वैसे, फिर आंसर ऐसे, फिर आंसर ऐसे। और हमें तो सीधा पैटर्न पता चल गया, हम तो पकड़ लेंगे यहां से। और सर इसका मतलब आप तो रटवा रहे हो, आप तो कहते हो, खुद ही कहते हो कि आंसर नहीं रटना चाहिए, आप तो आंसर ही रटवा दिए। बिल्कुल आंसर नहीं रटना चाहिए, किसी एक सवाल का आंसर नहीं रटना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चीज जो साला हर सवाल का जवाब हो, उसको तो रटना चाहिए। एमआर स्टार सुन के ट्रिक वाला समझा था क्या? एमआर स्टार नाम सुन के ट्रिक और आंसर याद रटवाने वाला समझा था क्या? फायर है, मैं फायर। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी चीज रटवा देता हूं जो हर सवाल का एक ही जवाब हो, और वो भी रटवाने से पहले मैंने समझा दिया आपको, वो भी रटवाने से पहले पूरा ड्राइव करके मैंने समझा दिया है। अब साला एक सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं ना, इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन निकालना हो तो, टाइम निकालना हो तो, वेलोसिटी निकालना हो तो, हाइट निकालना हो तो, एनर्जी निकालना हो तो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो, रोटेशन काइनेटिक का रेशियो निकालना हो तो, रोटेशनल बटा टोटल का रेशियो निकालना हो, ट्रांसलेशन वाला टोटल का रेशियो निकालना हो, 9-10 तरह के सवाल का एक ही जवाब, बीटा। सवाल देखते जा तू, बस सवाल देखते जा, सवाल देखते जा। देख, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन बेटा स्मूथ है, देखो इसमें डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि सिलेबस से वैसे ही रिलेटेड है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है तो टू स्टार्ट प्योर रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल। टू स्टार्ट रोलिंग मोशन, मान लो कि पहले से रोलिंग मोशन कर रहा है तो करता रहेगा पहले से इनर्शिया ऑफ रोलिंग मोशन में, तो स्टार्ट रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सर क्यों, क्या दिक्कत है? प्योर रोलिंग मोशन इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ कि स्मूथ इंक्लाइंड फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, एक mg लगेगा और एक नॉर्मल लगेगा, और दोनों सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? सर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। तो नेट टॉर्क ही 0 लगा, नेट टॉर्क ही 0 लगा, इसलिए यहां पे रोलिंग मोशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसको छोड़ दोगे ना स्मूथ सरफेस पे, ये ट्रांसलेशनल करके आएगा, और उस ट्रांसलेशनल एसिलेशन की वैल्यू जी साइन थीटा होगी। अब तुम यहां पे सॉलिड स्फीयर रख दो, रिंग रख दो, स्फीयर रख दो, एक रिंग रख दो, स्फीयर रख दो, डिस्क रख दो,
सबका एक कोई पॉइंट मास रख दो, कोई एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट रख दो, सब का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा, सब का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। क्यों? स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उस पर रोलिंग स्टार्ट नहीं होगा, उस पर रोलिंग बेटा स्टार्ट नहीं होगा। ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा, ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा, तो ठीक है। अब ये रफ सरफेस है, अब रफ सरफेस है तो जैसे ही mg साइन थीटा इसको नीचे चलाने की कोशिश करेगा, यहां पे फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस पे पीछे लग के इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगा देगा। तो ये फ्रिक्शन की वजह से गोल ऑब्जेक्ट पे ऐसे टॉर्क लग जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आप आई अल्फा लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आप आई अल्फा लिखेंगे। टॉर्क लगा कौन रहा? फ्रिक्शन। एफ आर क्रॉस आर बराबर आई अल्फा। ये है रोटेशनल मोशन के लिए। और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए देखोगे तो नीचे एम जी साइन थीटा ट्रांसलेशन करना है, नॉर्मल तो ऊपर है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर बराबर एम इंटू ए, ये दूसरा इक्वेशन आएगा ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। बताओ ट्रांसलेशनल मोशन के लिए नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे? हाँ सही है सर। यहां से सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालोगे, ये आएगा नेट पुलिंग फोर्स एम जी साइन थीटा बटा नेट मास एम प्लस जो चल रहा है उसी का रोटेशनल मास, ये आंसर आ गया सर। ये सॉल्व करके आएगा यस। बस इतना ध्यान रखो कि जो मैंने तुमको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था वही चीज यहां चिपक जाएगा। यहां पे जो फ्रिक्शन है ना बेटा वो स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन में ये तो स्लाइड करेगा नहीं, यहां तो नो स्लिपिंग है। प्योर रोलिंग मोशन के लिए नो स्लिपिंग है। फॉर प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन के लिए बेटा यहां पे नो स्लिपिंग है। अगर उस पॉइंट पे नो स्लिपिंग है, मतलब वो स्लिप नहीं कर रहा, तो नेट पुलिंग फोर्स mg साइन थीटा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसको थोड़ा सा घुमाने में मदद कर रहा है, ठीक है ना, घुमाने में मदद कर रहा है। तो सीधा सीधा यहां पे सिंपल सा देखिएगा एक्सीलरेशन होगा नेट पुलिंग फोर्स mg साइन थीटा बटा नेट जो ट्रांसलेशनल ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट ये एम, और रोटेशनल मास आई बाई आर स्क्वायर। यहां पे आई को एम के स्क्वायर लिखोगे, mg साइन थीटा बटा m प्लस आई को लिखोगे m के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहां से m कॉमन आ जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा g साइन थीटा इंटू एम, और नीचे m कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो कहीं कुछ तुम्हें दिखा तो ध्यान से देखो, कहीं भी कुछ दिख रहा है तो उसको ध्यान से देखो, कहीं भी कुछ दिख रहा है तो ध्यान से देखो। सर एक्सीलरेशन बराबर आया g साइन थीटा इंटू बीटा। तो कैसे बीटा? 1 डिवाइडेड 1 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर बीटा होता है। तो सर यहां पे बीटा चिपका देंगे तो रिंग का एक्सीलरेशन आप कहना चाह रहे हो कि जी साइन थीटा बटा 2 हो जाएगा? यस, मैं एकदम सही कहना चाह रहा हूं। तो सर तो एक्सीलरेशन पढ़ लिया हमने। ओए ओए, हाँ ये अल्फा है बेटा, सॉरी, टॉर्क बराबर आई अल्फा है, अल्फा ही लिखना था, आर गलती से लिखा गया। ओए ओए, अच्छा रिंग को हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर सबको छोड़ दिया, तो किसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा? सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि उसमें सबसे बीटा सबसे ज्यादा होता है। तो जी साइन थीटा इंटू बीटा, बीटा सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा है। अगर प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा तो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आएगा, उसके पीछे पीछे डिसक आएगा, उसके पीछे पीछे हॉलो स्फीयर आएगा, और सबसे पीछे पीछे रिंग आएगा। रिंग का एक्सीलरेशन सबसे कम होगा, तो टाइम जो है वो रिंग को सबसे ज्यादा लगेगा, हॉलो स्फीयर को थोड़ा कम लगेगा, डिस्क को थोड़ा और कम लगेगा, और सबसे कम लगेगा सॉलिड स्फीयर, क्योंकि जिसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा उसका टाइम सबसे कम, उसका टाइम सबसे कम। उसका टाइम सबसे कम। हो गया खत्म, हो गया खत्म। और एक और बात बताऊं, डैश सूख जाएगी तुम्हारी, देखना डैश सूख जाएगी तुम्हारा। अगर मैंने यहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ा, रिलीज किया, अब ये म्यू सफिशियंट है, मतलब रफ सफिशियंट है, प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ आ रहा है। पहले बता दिया कि प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ आ रहा है, प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ आ रहा है, तो यहां पे इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? सर प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ है तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहां पे क्या होगी? अगर सिंपल ट्रांसलेशन करता हुआ आता तो m रूट अंडर 2gh होता, जहां पे h इसकी वेलोसिटी है, सॉरी h इसकी हाइट है, हाँ सर रूट अंडर 2gh होता। अगर स्मूथ सरफेस होता तो, ये हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है, स्मूथ सरफेस होता तो। अगर ये रोलिंग करता हुआ आएगा तो रूट अंडर 2gh इंटू बीटा आंसर होगा, आंसर।
√2gh इंटू बीटा होगा, क्योंकि जब वो इस पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अब पोटेंशियल एनर्जी पूरी कर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में तब जाएगी जब वो स्मूथ सरफेस होगा, पूरा सिर्फ ट्रांसलेशन में जाएगा। लेकिन जब रफ सरफेस है तो सारी ट्रांसलेशन में नहीं गई ना, कुछ रोटेशन में चला गया, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछूंगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछूंगा तो पहले के कंपेयर में कम आएगा। देखो बीटा गुना कम आ गया। एक सेकेंड तुम्हारे दिल में अगर बात पहुंचे ना तो आग लगा देना, पूरे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, एक सेकेंड सुनना। जब स्मूथ सरफेस है तो इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक में जाएगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक में जाएगी ट्रांसलेशन में, जितनी पोटेंशियल एनर्जी सारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, जितनी पोटेंशियल है सारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, जितनी पोटेंशियल है सारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। ठीक है, तो ये ज्यादा होगा स्मूथ सरफेस है। तो रफ है तो जितनी पोटेंशियल है उतनी कुछ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में, कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो सेंटर ऑफ मास आएगा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वो बीटा गुना कम आएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ चल रहा है और ये रफ सरफेस है तो कितनी हाइट तक जाएगा। अगर ये स्मूथ होता तो हमने पढ़ा h इज इक्वल टू v²/2g हाइट तक जाता, लेकिन अगर ये रफ है तो हाइट जाएगा v²/2g इंटू बीटा। सर लेकिन बीटा कब कहां रख रहे हो, उसका तरीका बता दो तुम। जहां जी वहां बीटा, जहां जी वहां बीटा। और ये साफ साफ लिख देता हूं, सवाल में कंफ्यूज मत होना। अगर रोलिंग हुई मोशन क्यों ना कर रहा हो, अगर स्मूथ सरफेस है तो ये हाइट v²/2g जाएगा। और रफ है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, रफ है तो v²/2g इंटू बीटा, 2g इंटू बीटा, 2g इंटू बीटा। अब करना सवाल, दिन दहाड़े सवाल कर, दिन दहाड़े सवाल कर। हालत हर एक सवाल मैं अभी 10 सवाल करा सकता हूं मात्र 3 मिनट में, 10 सवाल करा सकता हूं मात्र 3 मिनट में। 3 मिनट वो सवाल पढ़ने में लगेगा, आंसर टिक करने में नहीं लगेगा, आंसर टिक करने में नहीं लगेगा। Which of the following, if mass and radius are assumed to be same, have maximum percentage of kinetic energy in rotational form? Maximum percentage of kinetic energy in rotational form. देखो, maximum percentage of total kinetic energy, maximum percent of total kinetic energy in rotational form. rotational form में रिंग का ही सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि रिंग का होता है 1 माइनस बीटा 50%, फिर 40%, फिर 33%, फिर 28%। तो रिंग का सबसे ज्यादा होगा, स्फीयर नहीं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल फॉर्म, तो केई ट्रांसलेशन, कंफ्यूज मत हो बेटा, अभी पहली बार पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, बटा टोटल गुना 100 आता है 50 रिंग के लिए, 50, 60, 66 और 71। और रोटेशन बाय टोटल आता है 50, 40, 33 और 28। तो रिंग ही तो होगा, रिंग ही तो होगा। जो समय लगेगा वो पढ़ने में लगेगा, सवाल करने में नहीं। द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फेयर, स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फेयर विदाउट स्लिपिंग, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशनल। तो हॉलो स्फेयर मतलब 33%। एक मिनट, एक मिनट, हॉलो स्फेरिकल सेल है मतलब हॉलो स्फेयर है। हॉलो स्फेयर क्या होता है, अच्छा 40%, हॉलो स्फेयर 40%, हॉलो स्फेयर, रिंग, फिर हॉलो स्फेयर, फिर डिस्क और फिर सॉलिड स्फेयर, 40%, 40%। yes. The moment of inertia rolls on expansion plane, the percentage total which is rotational sphere of moment of inertia when a sphere, सिर्फ स्फेयर लिखा हो तो सॉलिड मानेंगे, सिर्फ सॉलिड तो टोटल विच इज रोटेशनल इज 28%। सिर्फ स्फेयर लिखा हो ना तो सॉलिड लोगे, मतलब वो स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं सॉलिड। डिस्क इज रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, देन द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल। अबे साला रोटेशनल, रोटेशनल क्या रोटेशनल, क्या रोटेशनल साला। डिस्क, डिस्क डिस्क थर्ड नंबर पे आता है 0.5, 0.6, 0.66, 0.66, 0.66। तो क्या बोला है, फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बटा काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो ये आएगा 1 माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा तेरा, यही रेशियो आ जाएगा 0.66 2/3, 1 माइनस 2/3, तो ये 1/3 आएगा। ये पहला आंसर आएगा, 1/3 पहला आंसर आएगा। मेरे से पहले तुम कर दिए क्या, चिटिंग करता है। इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 50% टोटल काइनेटिक एनर्जी, इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 50% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी रिंग। अबे डैश, थोड़ा अच्छा सवाल ला यार, बोर कर दिया। बुक 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 चल